ग्लोबल आवाज में आप सभी का खुशामदीद। सुर्खियां, गाजा और वेस्ट बैंक की ताज़ा खबरें, सीज़फायर डील में हमास की शर्तें, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन ईरान ने की, अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी, डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी, कुछ खबरें तुर्की, रूस और भारत से भी। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। सबसे पहले गाजा में पिछले 24 घंटे में हुए इजरायली हमलों की एक झलक, बमबारी और उसके बाद का मंजर। इजरायली बलों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस शहर में आवासीय घरों को विस्फोट करके नष्ट कर दिया। इस हमले के दौरान कई घर पूरी तरह तबाह हो गए और निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायली विमानों ने रात के समय 4 स्कूलों पर बमबारी की, जिनमें अल जायतून इलाके में स्थित अल फलाह स्कूल भी शामिल है। यह स्कूल विस्थापित नागरिकों को शरण दे रहा था, लेकिन बमबारी के कारण कई लोग घायल हो गए। याफा स्कूल पर इजरायली हमले की फुटेज सामने आई है। ये फुटेज अल तुफ़ा इलाके में स्थित याफा स्कूल की है, जहां विस्थापित नागरिक शरण ले रहे थे। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इन खबरों के साथ संबंधित क्लिप और तस्वीरें कुद्स न्यूज़ और अल जजीरा के माध्यम से साझा की गई हैं। गाजा के उत्तर में 68 फिलिस्तीनियों की मौत, जिसमें 47 लोग गाजा सिटी और आसपास के क्षेत्रों से थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध में अब तक 54,500 से अधिक लोग मारे गए और 419 घायल हुए। 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल में 139 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग कैद किए। ये घटनाएं गाजा और इसके आसपास बढ़ते संकट की गहराई को दर्शाती हैं। हमास नेता महमूद मार्दवी का अल जजीरा को बयानों, गाजा पट्टी पर कब्जा सरकार की जिद और आक्रमण जारी रखने के कारण वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है। नेतन्याहू गाजा में निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले अपराधी युद्ध को रोकने से लगातार इनकार कर रहे हैं। आक्रमण को रोकना और गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए रास्ता खोलना हमारी 2 अडिग और गैर समझौता योग्य शर्तें हैं। कब्जा सरकार ऐसी शर्तें थोपने की कोशिश कर रही है जो फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता और प्रतिरोध के हथियारों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमास इस तरह की शर्तों को पूरी तरह खारिज करता है। प्रतिरोध के हथियार कब्जे को समाप्त करने से सीधे जुड़े हुए हैं और वे किसी भी प्रकार की वार्ता का हिस्सा नहीं हो सकते। हमारा आंदोलन अपनी राष्ट्रीय नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा, युद्ध को समाप्त करना और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित रास्तों का निर्माण सुनिश्चित करना शामिल है। हमास ने शेष 50 कैदियों की रिहाई के बदले इजराइल से गाजा से पूरी तरह हटने और युद्ध समाप्त करने की मांग की, जिसे इजराइल ने खारिज कर दिया। इजराइल ने आत्मसमर्पण, हथियार डालने और निर्वासन की शर्तें रखीं, जिसे हमास ने ठुकरा दिया। इजरायली सेना और निवासियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के दक्षिणी नब्लस में अकरबा शहर के पास खिड़बेत अल तवील में जमीन को बुलडोज करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ इजरायली बलों ने अधिकृत वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी शिविर में भारी गोलीबारी की। वेस्ट बैंक में नब्लस के दक्षिण में तल गांव पर भी इजरायली बलों ने धावा बोला। इजरायली बसने वालों ने दक्षिणी हेब्रोन में मसाफर यत्ता के सुस्या गांव के पास लगभग 150 जैतून के पेड़ों को उखाड़ दिया। नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन फंड KLP ने इजरायली सेना को हथियार बेचने वाली कंपनियों के साथ व्यापार समाप्त करने की घोषणा की। इसमें अमेरिकी कंपनी ओशकोश कॉरपोरेशन और जर्मन कंपनी थिसेन ग्रुप शामिल हैं। इस निर्णय का कारण यह है कि इन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियार गाजा युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। इजराइल ने ईरान को गृह युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश की और अब खुद इजराइल उथल पुथल का सामना कर रहा है। सेटलर्स अराजकता फैला रहे हैं। सैन्य वाहनों, पुलिस अधिकारियों और सैनिकों पर गैस, मिर्च स्प्रे और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में वे इजरायली सेना के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू कर चुके हैं। ईरान ने अमेरिका की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें एलन मस्क की स्टारलिंक और अन्य दूरसंचार कंपनियां शामिल हैं। कुछ कंपनियों को सर्विस लेंस पर भी रखा गया है, जिससे उनके परिचालन को सीमित कर दिया गया है। ईरान के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि अमेरिका भविष्य में ईरान पर हमले की किसी भी संभावना को खारिज नहीं करता, तो परमाणु वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि वार्ता तभी सफल हो सकती है
जब अमेरिका अपनी आक्रामक नीतियों को छोड़कर ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार की डील नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस समय स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। ये देखना बाकी है कि आने वाले समय में यह तनाव किस दिशा में जाता है। अल जजीरा और अन्य मीडिया स्रोतों के अनुसार तुर्की के जंगलों में भीषण आग तेजी से फैल रही है। आग के कारण कई गांव खाली कराए गए हैं। कई लोगों को अपने घर और संपत्ति छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अपने चरम पर है। लगातार कई दिनों से रूस ने यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही रूसी बलों ने यूक्रेन के 4 प्रमुख लिथियम समृद्ध भंडारों में से दूसरे पर कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन की आर्थिक और सामरिक स्थिति के लिए एक बड़ा झटका है। मौजूदा हालात में ऐसा प्रतीत होता है कि रूस ने हाल के संघर्षों में बढ़त हासिल की है। युद्ध से जुड़ी अधिक जानकारी और सबूत समय समय पर सामने आ रहे हैं, जो रूस की रणनीतिक बढ़त की ओर इशारा करते हैं। उधर सर्बिया में बड़े विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग जल्दी संसदीय चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों और हाईवे को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन पुलिस ने अब उन्हें फिर से खोल दिया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पासामैलारम औद्योगिक क्षेत्र में एक रिएक्टर में विस्फोट के बाद भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। यह दुर्घटना सीगाची केमिकल्स फैक्ट्री में हुई। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और करीब 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने और घायलों को बचाने का काम कर रही हैं। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। कोलकाता कॉलेज बलात्कार मामला। पीड़िता ने एसआईटी को बताया, मैं सिर्फ एक मृत शरीर की तरह पड़ी रही। आरोपियों ने न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे हॉकी स्टिक से मारा और घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। पीड़िता के बयान और सबूत मेल खाते हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। सब्सक्राइब नाउ, मोर अपडेट।